हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जॉन डॉन की एक बहुत ही फेमस कविता डेथ बी नॉट प्राउड को पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ हम कवि के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। जॉन डॉन का जन्म 22 जनवरी 1572 को एक आयरन मर्चेंट के घर लंदन में हुआ था। वो मात्र 18 साल की उम्र से ही लिखना चालू कर दिए थे, यानी 1590 से ही लिखना चालू कर दिए थे। जॉन डॉन जो हैं वो जैकोबियन पीरियड के कवि हैं, 17th सेंचुरी के कवि हैं, मेटाफिजिकल एज के कवि हैं। जैकोबियन एज का क्यों कहा जाता है? क्योंकि जेम्स फर्स्ट के शासनकाल 1603 से 1625 के समय में ये रहे हैं। और इनको एक और बात कहा जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है। जॉन डॉन को कहा जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है एलिजाबेथन एज और प्यूरिटन एज के बीच का। इसके बाद सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इनको कहा जाता है कि मेटाफिजिकल पोएट, या इनकी पोएट्री को मेटाफिजिकल पोएट्री कही जाती है। व्हाट इज मेटाफिजिकल पोएट्री? तो मेटाफिजिकल जो शब्द है मेटाफिजिक्स से बना हुआ है, और मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड, एंड फिजिक्स मीन्स जो नेचुरल चीज है, जो सांसारिक चीजें हैं वो फिजिकल कहलाती हैं। मतलब मेटाफिजिकल का अर्थ हुआ कि वैसी चीजें, वैसी बातें जो सांसारिक नहीं है, इहलौकिक नहीं है बल्कि पारलौकिक है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा भी है मेटाफिजिक्स, लेकिन उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो जॉन डॉन की कविता को हम मेटाफिजिकल नहीं कह सकते हैं और न ही इनको मेटाफिजिकल पोएट कह सकते हैं। लेकिन जो इनका लिखने का ढंग है, जो टेक्निक है, जो स्टाइल है, उस आधार पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल शब्द जो है सबसे पहली बार जॉनसन के द्वारा यूज किया गया, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा यूज किया गया 1779 में अपनी किताब लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट ब्रिटिश पोएट्स। ड्राइडन ने भी जॉन डॉन के बारे में कहा है कि डॉन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ये दोनों जो शब्द हैं अक्सर, ये दोनों स्टेटमेंट जो है अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। पहली बार कौन यूज किया, या फिर ये पूछा जाता है कि हु सेड डॉन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ठीक है, डॉन की जो कविताएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है, लेकिन उसमें हम एक चीज देखते हैं कि उसमें बहुत सारे कॉन्सीट्स देखने को मिलते हैं। बट व्हाट इज अ कॉन्सीट? कॉन्सीट होता क्या है? तो कॉन्सीट जो होते हैं वो सिमिली और मेटाफर होते हैं, बट वो डिफरेंट तरह से यूज किए गए रहते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ सिमिलीज एंड मेटाफर्स और ओवर इलेबोरेटेड use of similes and metaphor, far-fetched similes and metaphors are called conceits। अब इसके बाद हम देखेंगे आज की कविता जिसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ बी नॉट प्राउड यह एक दूसरे नाम से भी जानी जाती है, हॉली सोनेट नंबर 10। हॉली सोनेट नंबर 10 के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, यह कविता बिल्कुल क्या कहेंगे, ऐसे लगता है जैसे कि कवि डॉन जो है डेथ से आमने सामने बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डेथ बी नॉट प्राउड, ए मृत्यु तुम घमंडी मत बनो। तो अब हम इस कविता को देखते हैं वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, और इसके बहुत सारे जो लिटरेरी डिवाइसेज हैं, किस कंडीशन में कविता लिखी गई थी, उन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि यह कविता जो है डेथ बी नॉट प्राउड, यह 1609 में लिखी गई थी। कब यह कविता लिखी गई थी? 1609 ईस्वी में लिखी गई थी जॉन डॉन के द्वारा। और उस समय जॉन डॉन की तबीयत भी बहुत खराब रह रही थी, और केवल जॉन डॉन इलनेस से गुजर रहे थे, यही बात नहीं सही है, बल्कि दूसरी भी बात सही है कि तत्कालीन इंग्लैंड में जो ब्यूबोनिक प्लेग है, जो कि महामारी माना जाता था, वो इतना लोगों को मार रही थी, लोग इतना मर रहे थे, लोग मृत्यु से भयग्रस्त थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य क्या होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में समाज में जो चीजें घट रही होती है, या फिर किसी रचनाकार के अंदर जो
घट रही होती है उसके मन मस्तिष्क में, वही तो शब्द बन करके कविता हो, कहानी हो या लेख हो, ड्रामा हो, नोवेल हो, वो बन करके निकलते हैं। तो डेथ बी नॉट प्राउड का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड है कि एक तो कवि खुद इलनेस से जूझ रहा था, बीमारी से जूझ रहा था। मृत्यु और मृत्यु का भय किसको नहीं सताता है, हम सब मृत्यु से डरते हैं। समाज में लाखों लोग मर रहे थे प्लेग से और तमाम तरह की महामारियां से, बीमारियों से। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यह जो कविता है डेथ बी नॉट प्राउड, उसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी बात मैं कर देना चाहूंगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह कविता जो है 14 लाइन की है। कितने लाइन की है? 14 लाइन की है। और 14 लाइन की कोई भी कविता जो होती है उसको सोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। तो इस आधार पर यह कविता अर्थात डेथ बी नॉट प्राउड भी एक सोनेट है। ठीक है, जब सोनेट है तो इसका राइम स्कीम क्या है, किस तरह का पैटर्न है? तो राइम स्कीम की अगर बात किया जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ दी है, शो, थ्रो, मी, तो ये ए बी बी ए बी बी ए, इसके बाद फिर बी है, फ्लो है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि मिल्टोनिक सोनेट जैसा नहीं राइम स्कीम हो रहा है, यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ मेन आ गया, तो मेन आ गया तो सी हो गया, ड्वेल आ गया तो ये डी हो गया, फिर वेल आ गया, डी हो गया, और फिर देन आ गया तो सी हो गया। ए बी बी ए, सी डी डी सी, और यहाँ क्या है? इटरनली, और यहाँ सेल डाई। तो ये जो है ये दोनों ई साउंड कर रहे हैं। तो इस आधार पर देखें तो इसका जो राइम स्कीम हो गया, राइम पैटर्न जो हो गया, ए बी बी ए सी डी डी सी ई ई, इस तरह का इसका राइम पैटर्न है। ठीक है, और क्या है? ये सोनेट है। अब इस कविता को थोड़ा देखें। जैसा कि मैं बताया था कि जब ये कविता लिखी गई उस समय कवि भी बीमारी से जूझ रहा था और इंग्लैंड भी जूझ रहा था। तो जब हमारे आसपास बहुत लोग मरने लगते हैं, जीवन समाप्त होने लगता है, तो लोग मृत्यु से डरने लगते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कविता लिखी गई है और कवि कह रहा है डेथ बी नॉट प्राउड, ऐ मृत्यु तुम घमंडी मत बनो। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, यद्यपि बहुत सारे लोग, कुछ लोग तुमको कहते हैं कि तुम क्या हो? माइटी हो, बहुत ताकतवर हो, और ड्रेडफुल हो, बहुत भयानक हो। कहा जाता है ना कि डेथ लेज इट्स आइसी हैंड इवन ऑन किंग्स। कहा जाता है कि डेथ जो है, मृत्यु जो है, अपने निष्ठुर हाथ, अपने ठंडे हाथ राजाओं पर भी डाल देती है। यानी मृत्यु से कोई पार नहीं पा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कवि जो जॉन डॉन है, जॉन डॉन को जाना जाता है इंटेलेक्चुअल पोएम लिखने के लिए। एक ऐसी कविता, कहा जाता है कि जॉन डॉन आर्गुज इन वर्स। क्या कहा जाता है? कि जॉन डॉन आर्गुज इन वर्स, कि ये अपनी कविताओं में क्या करते हैं? आर्गू करते हैं, तर्क करते हैं, और ये खुद वकालत भी किए थे। तो वकालत किए थे तो वो चीज कहीं ना कहीं इनकी कविताओं में देखने को भी मिल जाती है। आप देखेंगे कि तर्क पर तर्क, चाहे इनका लव पोएम हो तब या फिर ये डेथ बी नॉट प्राउड कविता हो तब, इसमें एक चीज जो कॉमन है वो है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट खूब बढ़िया से देखिएगा, इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटी है वो जरूर देखिएगा। तो कह रहा है कि डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, लेकिन तुम वैसा नहीं हो। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि तुम ताकतवर हो, भयानक हो। फॉर दोज whom दाउ थिंक्स दाउ डस्ट ओवरथ्रो, तुमको लगता है कि कुछ लोग हैं जिनको तुम ओवरथ्रो कर सकते हो, पराजित कर सकते हो। देखिए यहाँ डेथ के लिए कभी पुअर शब्द यूज किया है। पुअर माने गरीब, कमजोर। कह रहे कि पुअर डेथ नॉर येट कैंस्ट दाउ किल मी,
तुम मुझे नहीं मार सकते हो। एक और चीज इस कविता के बारे में हम बताना चाहेंगे, और यही कविता के बारे में नहीं, जॉन डॉन की जो भी कविताएं हैं उसका स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे सो है SOE, जबकि स्पेलिंग क्या होता है, SO होता है। इसके बाद हम देखते हैं मी का स्पेलिंग क्या होता है ME, लेकिन यहाँ क्या है MEE। फिर यहाँ देख रहे हैं BEE, जबकि स्पेलिंग आज के डेट में क्या होता है बी होता है। वही नहीं, यहाँ देखिए गो है, गो का स्पेलिंग क्या होता है GO, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं GOE है। तो GOE इसको कोई दूसरा शब्द ना समझ लीजिए, बल्कि जियो ही समझना है, ठीक है। उसी तरह से आगे और भी कहीं देखने को मिल सकता है इस तरह का स्पेलिंग, ठीक है। पुअर का ही स्पेलिंग देख लीजिए, POOR होता है, जबकि यहाँ क्या है POORE है, ठीक है। तो ये तो स्पेलिंग की बात थी, मैं सोचा कि बीच में आप लोगों को बताता चलूं। तो कह रहा है कि ए पुअर डेथ नॉर येट कांस्ट। अब देखिए कैन में ST लगा हुआ है ना, लेकिन इसको कैन ही समझ लेना है, भाव वही रहेगा। तुम मुझे मार नहीं सकती हो, तुम उतनी ताकतवर नहीं हो, तुम उतनी भयानक नहीं हो जितना कि तुम समझती हो या बहुत कुछ लोग समझते हैं तुम्हारे बारे में। और आगे क्या कवि कह रहा है, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप। देखिए स्लीप का भी स्पेलिंग यहाँ SEEP, इसके बाद E लगा हुआ है। आज के समय में SEEP केवल होता है। तो फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स भी, कवि कह रहा है कि जो रेस्ट माने आराम और स्लीप यानी नींद, वो क्या है, वो तुम्हारे ही छवि हैं, तुम्हारे ही इमेज है। मतलब जिस तरह से मृत्यु आदमी को क्या करती है, सुला देती है, उस तरह से रेस्ट भी जब आदमी करता है, आराम करता है या सोता है, तभी वो उस तरह की स्थिति में पहुंच जाता है। कहा जाता है कि डेथ इज अ परमानेंट स्लीप एंड स्लीप इज अ टेम्पररी डेथ, है ना। उसको इस तरह से कनेक्ट करके देखें कि स्लीप जो है एक क्या है, टेम्पोररी डेथ है, जबकि डेथ जो है एक परमानेंट स्लीप है। तो कह रहा है कि रेस्ट और स्लीप जो होते हैं वो तुम्हारे ही तो पिक्चर हैं, तुम्हारे ही तो छवियां हैं, तुम्हारे ही रूप हैं। मच प्लेजर, लेकिन वो जो रेस्ट और स्लीप है उसमें ज्यादा प्लेजर है, ज्यादा आनंद है। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी, तुम्हारे अपेक्षा, तुमसे ज्यादा आनंद तो रेस्ट और स्लीप में देखने को मिलता है। तुम क्यों इतना अकड़ती हो। मच मोर मस्ट फ्लो एंड सुनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो। आगे कवि कह रहा है कि जो हमारे बेस्ट मैन है, बेस्ट मैन मतलब सबसे अच्छे लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो बहुत योग्य लोग हैं, वो तो बहुत जल्द ही इस दुनिया से चले जाते हैं, है ना। एंड सुनेस्ट, बहुत जल्द ही, आवर बेस्ट मैन, हमारे जो सबसे अच्छे लोग हैं, विद दी, तुम्हारे साथ, कहाँ चले जाते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, और चले जाते हैं तो क्या खत्म हो जाते हैं, नहीं, बल्कि उनकी हड्डियों को रेस्ट मिल जाता है, उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है शरीर से, है ना। कहा जाता है ना, गीता में भी कहा गया है कि शरीर जैसे हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं, उस तरह से आत्मा जो है शरीर चेंज करती है। तो ये डेथ है के चलते क्या हो जाता है, जो अच्छे लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनके शरीर को राहत मिल जाता है, आत्मा मुक्त हो जाती है उस शरीर को छोड़ करके। दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए फिर तर्क दे रहा है कवि, क्या तर्क दे रहा है, दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, तुम बहुत माइटी नहीं हो, तुम अपना मास्टर नहीं हो, तुम अपना मालिक नहीं हो, यू आर स्लेव, तुम तो नौकर हो जी। तो फिर क्यों इतना इतराती हो, तुम क्यों इतना ये होती हो। दाउ आर्ट स्लेव, तुम तो नौकर हो, किसका नौकर हो, फेट, भाग्य, चांस, किंग्स एंड डिस्परेट मैन, इन चीजों का, इन लोगों का तुम तो नौकर हो। और नौकर तो अकड़ता नहीं है, नौकर तो गुलामी करता है, तुम क्यों इतना अकड़ रही हो। भाग्य के आधार पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर राजा या जो डिस्परेट मैन है वो जब कुछ चाहें
डेथ को बुला सकते हैं और तुमको आना पड़ेगा, है ना। और अब राजा है, किसी को मृत्यु दंड देना है, तुरंत जिसको दंडित करेगा तो तुमको तो आना पड़ेगा ना। या फिर चांस हो गया, संयोग हो गया, डिस्परेट मैन है आदमी, डिस्परेट मतलब वो जो टेंशन वाला आदमी है, जहर खा लिया, तो फिर तो तुम तो आकर के वहां आना पड़ेगा ना। इसके बाद कर है एंड डस्ट विद पॉइजन वार एंड सिकनेस ड्वेल। तुम ड्वेल कहाँ करती हो, तुम कहाँ रहती हो, तुम रहती हो पॉइजन में, जहर में। वार का स्पेलिंग देख सकते हैं, WAR नहीं है बल्कि WARRE है, ये वार माने युद्ध। तुम कहाँ रहती हो, पॉइजन का भी स्पेलिंग देख लीजिए, POI नहीं है, POY है। तो पॉइजन में रहती हो, जहर में रहती हो, युद्ध में रहती हो और बीमारियों में रहती हो। और ये सब चीज तो अच्छे चीज नहीं माने जाते हैं। जहर तो अच्छा नहीं होता है, युद्ध अच्छा नहीं होता है, बीमारी अच्छी नहीं होती है, और ऐसे ही जगहों पर तुम रहती हो, तो फिर क्यों अकड़ती हो, तुम अच्छी तो हो नहीं। अच्छे लोग तो अच्छे जगह पे रहते हैं। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। और तुम ही क्यों, केवल तुम ही थोड़े हम लोगों को सुला देती हो, बल्कि जो पॉपी है, पॉपी माने अफीम है, या फिर और भी कई तरह के चार्म्स हैं, मैजिकल चीज हैं, या उस तरह के, वो हम लोग को भी सुला देते हैं, है ना। या हम लोग सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और तुम्हारे स्ट्रोक से, तुमसे ज्यादा आनंद इन सब में आदमी को मिल जाता है, तब फिर क्यों करती हो। व्हाई स्वेल्स दाउ देन, कभी कह रहा है कि व्हाई स्वेल माने फूलना, तब तुम क्यों अहंकार के मारे फूल रही हो, मत फूलो। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, बस एक शॉर्ट स्लीप गुजर जाने के बाद, एक छोटी सी नींद से गुजरने के बाद, वी वेक इटर्नली, मृत्यु तुम, यू आर जस्ट लाइक ए शॉर्ट स्लीप, तुम बस एक छोटी नींद की जैसी हो। और जैसे नींद के बाद आदमी जगता है, ठीक उसी तरह से मृत्यु के बाद भी आदमी को नया शरीर प्राप्त हो जाता है। और तब क्या हो जाता है, या फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जब मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, विवेक इटर्नली, तब तो हम हमेशा हमेशा के लिए जग जाते हैं, तब तो वहां मृत्यु होती ही नहीं है। और तब क्या होता है, एंड डेथ शैल बी नो मोर, तब वहां तो मृत्यु नाम का कोई चीज ही नहीं होती है। अर्थात डेथ दाउ शैल डाई, तुम खुद मर जाती हो वहां, क्योंकि वहां तो जब हम विवेक इटर्नली, जब हम शाश्वत रूप से जग जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए जग जाते हैं, जीवन प्राप्त हो जाता है, तब तो तुम ही मर जाती हो। डेथ दाउ शैल डाई, तब तो तुम ही वहां समाप्त हो जाती हो। तो देखिए, यह कविता जो है, जैसा कि मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बताया, जैसा कि इसका संदर्भ बताया, और इसमें आप देखिए कि कभी लग रहा है कि द पोएट आर्गुज, है ना, लगता है जैसे कि कोर्ट में जिस प्रकार से वकील अपना तर्क पे तर्क देता है, उस तरह से कवि यहाँ तर्क पे तर्क दे रहा है। ठीक है, तो जॉन डॉन की जो कविताओं की जो खासियत है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम्स ऑफ जॉन डॉन, तो उसमें एक चीज है, पहला कि वो इंटेलेक्चुअल होती हैं, बौद्धिक होती हैं। दूसरा है कि उसमें बहुत सारे कॉन्सीट्स रहते हैं। कॉन्सीट्स मतलब, शुरू में ही मैं बताया कि कॉन्सीट्स जो होते हैं वो सिमलीज और मेटाफर के एक्सेसिव यूज होते हैं, फार फेच्ड सिमलीज एंड मेटाफर्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेबोरेटेड सिमलीज एंड मेटाफर्स होते हैं, तो वो सब चीज भी देखने को मिलता है। दूसरा है कि वो आर्गुमेंटेटिव होता है, बहस वाला होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस कविता में किस प्रकार के लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, ऐ मृत्यु तुम घमंडी मत बनो। मतलब लग रहा है कि कवि जो है एकदम डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है मृत्यु को, मतलब संबोधित करके ये कविता लिख रहा है मृत्यु को, यानी यहाँ संबोधन है। तो यहाँ क्या हो गया, डेथ बी नॉट प्राउड, यहाँ हो गया एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी वह लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें हम किसी को डायरेक्ट संबोधित करके लिखते हैं, जो कि
वो वहां मौजूद नहीं रहता या फिर डेड रहता है। तो यहाँ एपोस्ट्रोफी हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि एपोस्ट्रोफी क्या होता है, एक प्रकार का पर्सोनिफिकेशन भी होता है। तो पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ। कह रहा है कि दाउ आर्ट स्लेव टू फेट चांस किंग्स, कह रहा है कि तुम तो नौकर हो, लग रहा है जैसे कि मृत्यु कोई आदमी है। कह रहा है कि तुम तो नौकर हो किसका, फेट का, चांस का, किंग्स का, और जो डिस्परेट मैन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है। यहाँ क्या है, पर्सोनिफिकेशन भी है, मानवीकरण भी है। इसके बाद हम देखते हैं, कह रहा है कि फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप व्हिच बट दाई पिक्चर्स भी, कि ये जो रेस्ट और स्लीप जो होते हैं तुम्हारे ही तो रूप हैं, तुम्हारे ही तो पिक्चर्स हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रेस्ट एंड स्लीप, डेथ को रेस्ट एंड स्लीप कहा गया है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ मेटाफर हो गया। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, एम एम एम। यहाँ देख रहे हैं रिपीटेड एम साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ एलिट्रेशन हो गया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पैराडॉक्स भी है। कहाँ, जब ये कह रहा है कि एंड डेथ शैल बी नो मोर, कह रहा है कि इसके बाद आगे तो मृत्यु होगी ही नहीं। ये बिल्कुल पैराडॉक्सिकल बात है ना। तो ये पैराडॉक्स हो गया। और आयरनी भी है। आयरनी क्या है, आयरनी है कि जब वो कहता है कि नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, यू कांट किल मी, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। जबकि सच्चाई है कि मृत्यु तो सबको मारती है। डेथ लेज इट्स आइसी हैंड इवन ऑन किंग्स। तो हम देख रहे हैं कि इस कविता में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। तो आज की कविता आप लोगों को, मुझे उम्मीद है, बहुत बढ़िया लगी होगी और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आज का वीडियो आप देखिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।